1, 2, 3, come on! नमस्कार, मैं उत्तराखंड से मीना अरोरा सर्वप्रथम त्रैमासिक पत्रिका साहित्य सरोज के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस मंच पर आने का सुअवसर प्रदान किया। इस मंच के माध्यम से मैं अपने पूजनीय पिताजी का भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। हालांकि वह इस लोक को त्याग चुके हैं। मैं उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए अपने जन्म की एक बात साझा करना चाहूँगी। हम 4 बहनें थी का प्रयोग मैंने इसलिए किया क्योंकि अब 2 हमारे बीच नहीं हैं। जब मैं पैदा हुई तो मेरे पिताजी की बहन जो कि निसंतान थी, उनके पास संतान नहीं थी, तो उन्होंने मेरे पिताजी से कहा कि तुम्हारे पास 4 बेटियां हैं, एक बेटी मुझे दे दो। पिताजी ने प्रत्युत्तर में कहा 4 हैं, यदि 40 होती तो भी नहीं देता। उनका ये वाक्य गर्व का अनुभव कराता। पिताजी का ये लाड प्यार जो मुझ पर बरसता था, हालांकि उन्होंने बेटे बेटियों में कभी फ़र्क किया ही नहीं, तो उन्होंने उस लाड ने मुझे बहुत अधिक शरारती बना दिया। और मैं अपनी शरारतों में इतनी ज़्यादा तल्लीन रहती थी कि पढ़ाई शिक्षा जो थी से कोसों दूर रहती थी। आजकल मैं देखती हूँ शहरों में बच्चे बिल्कुल यंत्र की भांति जो है कार्य करते हैं। अगर किसी का बचपन गांव में बीते तो समझिए सोने पे सुहागा। बहुत ही प्यारा बचपन होता है गांव का। वहाँ के अनुभव शहरों के अनुभव से थोड़े अलग होते हैं। हम लोग बहुत सुबह जो है उठ जाते थे और उठते ही खेलने में लग जाते थे। यहाँ पर मैं देखती हूँ अब शहरों में जो है बच्चे समय पर उठना और समय पर स्कूल जाना, खेलने का भी सब समय फिक्स रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता था। गांव में हम लोग सुबह खासकर उस दिन बहुत जल्दी उठते थे जिस दिन हमें स्कूल नहीं जाना होता था। मैं तो विशेषकर स्कूल कुछ ही मीटर की दूरी पे था, घर से कुछ ही मीटर की दूरी पर था। तो स्कूल में बजने वाली पहली घंटी हमें यह संदेश देती थी कि हमें अपना बिस्तर छोड़ देना है और स्कूल के लिए तैयार होना है। जब पहली घंटी बजती तो माँ आगाह कर देती और सारे भाई बहन खड़े हो जाते, लेकिन मैं चुपचाप आंखें मूंदे वहीं पड़ी रहती। और जैसे ही दूसरी घंटी बजती, दूसरी घंटी प्रेयर के लिए, प्रार्थना की लाइन लगने के लिए होती थी, और दूसरी घंटी में मैं एकदम प्रार्थना की लाइन में जिन्न की तरह खड़ी हो जाती और आंखें बंद कर हाथ जोड़कर प्रार्थना गाती। और भाई बहन तब तक सब सवर कर अपना बस्ता उठाकर तख्ती लेकर स्कूल पहुंचते थे और मैं उनसे पहले ही पहुंच जाती थी। तो जब स्कूल जो था एक मैदान में लगता था हमारा, उसमें मैदान में एक बहुत बड़ा सा मेज रहता था और मेज के साथ एक कुर्सी, और उस मेज के करीब जाकर मैं सबसे आगे बैठ जाती थी। उसकी खास वजह ये थी कि ऐसा नहीं कि मैं पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट थी इसलिए मैं आगे बैठती थी। मैं इसलिए आगे बैठती थी कि मैं उस मेज के नीचे आराम से छिप पाती थी और उस मेज की टांग पकड़कर मैं जो है कई बार अपना सिर टिकाकर आंखें बंद कर लेती थी। और मास्टर जी देख नहीं पाते थे कि कोई मेज के नीचे भी बैठा हुआ है। लेकिन जैसे ही कक्षा शुरू होती थी, आरंभ होती थी, माँ वहाँ पर पहुँच जाती और कहती, मास्टर जी इसे घर भेज दीजिए, इसने नहाया नहीं है और ना ही इसने कुछ खाया है। तो मास्टर जी एक छड़ी रखते थे, तो वो उस छड़ी से हिला कर कहते थे कि चलो चलो भागो यहाँ से, जाओ जाकर पहले शरीर शुद्ध करके आओ तब आत्मा शुद्ध करना। दरअसल हमारी प्रेयर में एक लाइन रहती थी, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा को शुद्धता देना। तो मास्टर जी की बात सुनकर बच्चे सब हंसने लग जाते थे और उस समय क्रोध तो बहुत ज़्यादा आता था। जी करता था कि
बच्चों की थोड़ी बहुत जो है पिटाई कर दी जाए, लेकिन मास्टर जी और माँ की उपस्थिति में ऐसा करना बहुत ही असंभव था। तो मैं चुपचाप अपनी जगह से उठती और सिर झुकाकर माँ के पीछे पीछे चल देती। और थोड़ी ही दूरी पर जैसे ही मोड़ आता स्कूल से घर की ओर जाने का, तो मैं वहाँ से भाग खड़ी होती। और ये कोई एक दिन का नहीं, करीब करीब रोज़ का ही किस्सा रहता था। और भागकर किसी भी पेड़ पर चढ़ जाती थी या गांव के भ्रमण पे निकल जाती थी। और फिर माँ, अगर मैं पेड़ पे होती थी तो माँ कहती थी कि आजा आजा आजा, तेरे लिए ये बनाया है। और मुझे पता था कुछ बनाया बनाया नहीं है, सिर्फ पिटाई होने वाली है। तो थोड़ी देर बाद भ्रमण करके और मैं लौट आती थी और आकर कक्षा में बैठ जाती थी। पता नहीं कैसे नहीं पता चलता था मास्टर को और साथियों को कि ये जैसी गई थी वैसी ही लौट आई है। तो कुछ देर बाद जो है वहाँ से जब स्कूल ख़त्म होता था और घर जाते थे तो भूख तो बहुत लगी हुई होती थी। तो कभी डांट पड़ती थी और कभी बड़ी बहनें जो है वो बचा भी लेती थी। तो ऐसा जो है समय हमारा बहुत अच्छा जो है स्कूल में बीतता था। स्कूल के साथ और भी बहुत सी यादें मेरी जुड़ी हुई थी। माँ मेरी शरारतें देखकर मुझे बहुत व्यस्त रखती थी। माँ चाहती थी कि मैं किसी न किसी कार्य में व्यस्त रहूं ताकि मैं शरारतें ना कर पाऊं। तो वहाँ पर एक धार्मिक स्थल था हमारे गांव में। माँ हमेशा भोजन जब पकाती तो कहती कि एक जो है भोजन थाल जाकर उस धार्मिक स्थल में छोड़ आओ। तो मैं इस समय उस धार्मिक स्थल का जिक्र नहीं करूँगी, इसलिए नहीं करूँगी कि क्योंकि कोई भी धर्म, कोई भी स्थल कभी बुरा नहीं होता। उससे उसमें रहने वाले या उस वहाँ पर जो व्यक्ति हैं वो किसी भी व्यवहार के हो सकते हैं। तो वो जब माँ देती थी और कहती थी जाओ जाकर छोड़ आओ, तो मुझे जाना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन माँ के पास और कार्य मुझे कोई होता भी नहीं था देने के लिए। तो वहाँ पर एक थाली माँ सजा कर देती थी, उसमें सूखी सब्जी, सलाद और कई बार रायता या फिर कोई भी तरी की सब्जी, दाल वगैरह रहती थी। और उसको ढककर साथ में एक लोटा देती थी जिसमें लस्सी होती थी और उस पर मक्खन डालकर माँ देती थी। और जब हम लेकर वो पहुँचते थे तो वो जो पाईजी होते थे रिसीव करने वाले उसको, तो वो थाली को रिसीव करते समय हमारे हाथों को छूते थे या फिर हमें घूरते थे या देखते थे, तो वो सब बहुत अप्रिय लगता था। ऐसा नहीं कहूँगी कि कोई बहुत बड़ी घटना जो घट गई जिसका ज्ञान आज मुझे है और उस समय नहीं था, ऐसा नहीं था। लेकिन बस अच्छा नहीं लगता था मन को, ऐसा लगता था कि कुछ गलत है। तो मन में डिसाइड कर लिया कि कई बार बहनों से भी कहा अपनी कि ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। वहाँ पे पाईजी जो हैं बड़े घूर घूर कर देखते हैं और मुझे उनको खाना देने जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो वो भी कुछ नहीं कहते। तो मेरे साथ मेरे नौकर की बेटी जिसका नाम मीना ही था, वह भी जाती थी। तो हमने ऐसा मैंने उससे कहा कि ऐसा करते हैं, इस खाने को हम खुद ही निपटा दिया करेंगे। तो गुरुद्वारे के पीछे बैठकर हम लोग वो भोजन चट करके और उस लस्सी को पीकर और घर आकर खाली बर्तन माँ को दे देते थे। और माँ खुश। कई दिनों तक ये चलता रहा। और जब घर लौट के आते माँ कहती खाना खाओ, तो भूख भी नहीं होती थी, लेकिन मन मारकर थोड़ा सा खाना खाना पड़ता था। तो कुछ दिन बाद एक दिन ऐसे ही माँ के साथ बाहर आंगन में बैठी थी और बहन जो है खाना बना रही थी और माँ बोल रही थी कि अभी ये तैयार हो जाएगा भोजन और तुम्हें जो है जाकर गुरुद्वारे देख के आना है, उसके बाद तुम सबको मिलेगा। और हम भी मन में सोच रहे थे, स्वाद लगा रही थी मैं कि क्या मिलने वाला है खाने में आज। तो अचानक एकदम दरवाज़ा खुला और जो पाईजी थे उन्होंने अंदर एंटर किया और माँ ने उनकी ओर देखा और वो एकदम बोले कि क्या बात, बहुत दिनों से तुमने प्रसादी नहीं भेजी। और माँ मुझे देखने लगी और मैं आंगन में लगे अमरूद के पेड़ को, क्योंकि मुझे यही था कि अब भागकर जाकर अमरूद के पेड़ पे चढ़ना है और बचने का तो कोई उपाय नहीं था। लेकिन दुर्भाग्य, माँ ने अमरूद के पेड़ पे चढ़ने का मौका ही नहीं दिया। तो खैर, जो पिटाई होनी थी वो तो हुई
और उसके बाद जो था वहाँ जाने का सिलसिला मेरा बंद हो गया, क्योंकि फिर माँ भाई के हाथ भेजने लगी। लेकिन माँ ने मुझे दूसरा काम सौंप दिया। वहाँ पे एक बोरिंग चलता था, मतलब जो खुद ही स्रोता बहता था जल का, वो बहुत मीठा जल था। तो माँ कहती थी कि जाओ उसमें से पानी भर लाओ और इस घड़े को भर दो। तो घड़ा बहुत बड़ा था, मुझसे उठाया नहीं जाता था। तो मैं उसको एक कमंडल लेकर जाती थी, उसमें पानी बार बार लेने के लिए जाती थी। एक दिन दोपहर धूप के समय माँ ने कहा भोजन का समय हो गया है, जाओ जाकर पानी ले आओ। तो जब बाहर निकली तो उसको धूप को देखा तो उसको सिर पर डाल लिया, और सिर पर डाल लिया तो मुझे रास्ता देखना मुश्किल हो गया, बस अंदाजे से चली जा रही थी मैं। तो वहाँ गांव में कच्ची मिट्टी रहती है, तो कच्ची मिट्टी में जो था कई खुरपी जो होती है जिससे गुड़ाई वगैरह की जाती है, उसका कहीं आगे का भाग, अग्रभाग जो था वो फंसा हुआ था। तो वो मेरे पैर में धंस गया। उस समय समझ नहीं आ रहा था कि पहले सर से कमंडल निकालना है या फिर पाँव से खुरपी को खींचना है। तो जाहिर सी बात है, पहले तो अपनी आंखों से देखना था, तो कमंडल ही हटाना था। तो जब कमंडल खींचने का प्रयास किया तो वो सर में फंस गया। तो और खून जो था बहुत ज़्यादा बह रहा था और दर्द भी बहुत हो रहा था। लेकिन जैसे तैसे सर को आड़ा टेढ़ा करके उसे बाहर निकाला और फिर देखा अपने पैर की ओर, जिसके अंदर वो लोहा जो है वो घुसा हुआ था, उसे बाहर निकाला। और जब बाहर निकाला तो बहुत खून बहने लगा। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और चुपचाप वहाँ पानी के बोरिंग की ओर चल दी और वहाँ से पानी भर कर लाई। और वो खून जो था पैरों के साथ निशान छोड़ते जा रहा था अपने। जब घर पहुँची तो सोचा माँ देखेगी तो बहुत खुश होगी कि इतना खून निकला, तब भी पानी भर लाई। लेकिन हुआ इसके विपरीत। माँ ने फिर से डांटा और कहा कि जब चोट लगी थी तो लौट आना था, क्यों गई पानी लेने के लिए आगे। तो इस तरह की घटनाएं जो थी घटती रहती थी आए दिन, और शैतानियाँ जो थी दिन ब दिन बढ़ती जाती थी। और कभी कभी माँ को ये लगता था कि जो है ये अपना खुद से बाल नहीं काटती है या अपना ख्याल नहीं रखती है, क्योंकि मैं छोटी भी थी। तो माँ जो है कभी मौका पाकर मुझे पकड़ती थी, खासकर छुट्टी वाले दिन। भाई बहन भी मदद करते थे माँ की और वो धर दबोचते थे मुझे। और उस समय माँ, मेरे बाल बहुत लंबे थे और मतलब घुटनों को छूते थे बाल। तो माँ जो है बाल काटना शुरू करती थी और उनमें तेल डालती थी। तो माँ के हत्थे में मुश्किल से चढ़ती थी, तो माँ हफ्ते भर का तेल जो है एक ही दिन उड़ेल देती थी सर पे। तो इतना तेल माँ डालती और फिर कसकर चोटी बना देती। कसकर चोटी बनाती तो तेल कनपटी के पास से बहने लगता था और फिर टांगों के नीचे दबा के सुरमा जो है वो खींच देती, और वो सुरमा तेल के साथ मिक्स होकर गालों पर बहने लगता था। और हमारे घर में कोई आईना भी नहीं होता था जिसे देखकर जो है उसे ठीक किया जाए या कुछ। लेकिन सबसे सुंदर आईना था बहनों की आँखें। जो बड़ी बहन थी मेरी, वो उस काजल से, उस सुरमे से अपनी उंगली पे लेकर और मेरे कानों के पीछे, मेरे माथे पे जो है टीका लगा देती और कहती कि नज़र ना लगे। तो उससे यही अंदाज आता था कि शायद हम अच्छे ही दिख रहे होंगे, क्योंकि घर में तो आईना था ही नहीं। तो इस तरह से आज वो नहीं है हमारे बीच और मैं उन्हें जो है याद कर रही हूँ। और सबसे ज़्यादा जो है शिक्षा के क्षेत्र में मेरा बहुत ही बुरा हाल था। मैं सोचती हूँ आज बच्चों को देखती हूँ 90% पे भी खुश नहीं होते, 90% पे भी इतने रुष्ट रहते हैं और उन्हें लगता है कि और नंबर आने चाहिए थे और अच्छा जो है हम परफॉर्म कर सकते थे या टीचर हमें और अच्छे नंबर दे सकते थे। लेकिन हमारे समय पे ऐसा नहीं होता था। हमारे समय पे हम बस जैसे तैसे ही अपना पढ़ते थे। तो जब 6 क्लास में, जब हम छठी कक्षा में पहुँचे तो छठी कक्षा में जो है अंग्रेजी का विषय जो है लगता था।
तो उसमें ABCD पढ़ाया जाता था हमें। ABCD के साथ जो है जब एग्ज़ाम्स होते थे तो 2 क्वेश्चन जो है हम लोगों को सॉल्व करने के लिए दिए जाते थे, आंसर देने होते थे, और वो बहुत ही इजी, जो आज हम कह सकते हैं उस समय बहुत टफ थे। उसमें एक रहता था व्हाट्स योर नेम एंड सेकंड व्हाट्स योर फादर नेम। तो मुझे लगता था कि पता नहीं ये क्या चीज़ है और क्या बला जो है गले पड़ गई है, और क्या है ये, कुछ समझ नहीं आता था। तो एक मित्र मेरा था और उसने कहा कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं शहर जाता हूँ और मुझे जो है ये सब समझ में आता है, मैं तुम्हें बता दूंगा कि क्या लिखना है। तो उसने जो है अच्छे से अभ्यास कर रखा था, दोनों क्वेश्चन के आंसर रट रखे थे। तो जब एग्ज़ाम हुआ और वहाँ पर क्वेश्चन आए और मैंने उससे कहा भाई लाओ दिखा दो भाई क्या है, क्या लिखना है। तो उसने मुझे जो है वो अपनी कॉपी पास कर दी। सच बताऊं तो इस मंच से कहने में मुझे तनिक भी लज्जा नहीं आ रही, जबकि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इसे नकल करना ही कहते हैं। तो मैंने उसको कॉपी कर दिया, जैसा जैसा था बिल्कुल डिट्टो वैसा ही कॉपी कर दिया उसको। तो जब रिज़ल्ट आया तो रिज़ल्ट भी बहुत जल्दी आता था, क्योंकि बहुत कम बच्चे हम होते थे, तो रिज़ल्ट भी बहुत जल्दी आता था। तो जब रिज़ल्ट आया वो पास और मैं फेल। तो मुझसे तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं फ़ौरन अपने टीचर जी के पास पहुंच गई और मैंने उनसे कहा, हम मास्टर जी बोलते थे, तो मास्टर जी ऐसा क्या, आपने उसे तो पास कर दिया और मुझे फेल कर दिया। तो मास्टर जी को बहुत गुस्सा आया मेरे ऊपर। तो बोले तुम्हारा नाम क्या हरजिंदर सिंह है, तुम्हारे फादर का नाम क्या दीदार सिंह है। एंड मुझे तब भी कुछ समझ नहीं आया कि क्या कहना चाहते हैं। तो बोले बुलाऊं तुम्हारे पापा को, बुलाऊं तुम्हारे पापा को। मैंने बोला हाँ बुला लीजिए, मैंने तो बिल्कुल सही लिखा था। और उनको जबकि मेरे ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, तो फिर उन्होंने पापा को बुला ही लिया। जब उन्होंने पापा को बुलाया और सारा किस्सा सुनाया, और स्कूल के बच्चों को भी ये सारा किस्सा पता चल गया और मेरी नकल की पोल भी खुल गई। तो मुझे अपने मित्र पे बहुत ही क्रोध आया कि उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। तो मैंने उससे पूछा कि ये तुमने ऐसा क्यों किया। तो उसने कहा कि तुम कमाल करती हो, तुम कम से कम नाम तो तुम्हें अपना लिखना था और अपने फादर का नाम लिखना था, तुमने मेरा नाम और मेरे फादर का नाम लिख दिया। ओह, सच बताऊं तो ज़्यादा गुस्सा तब भी अपने मित्र पर ही आया। अगर वो मुझे पहले ये बात इन्फॉर्म कर देता तो मैं हरगिज़ ऐसी गलती शायद नहीं करती। लेकिन अच्छा ही हुआ जो गलती सामने आई, और पिताजी ने जो है स्कूल से नाम ही कटवा दिया और गांव भी छुड़वा दिया। लेकिन उससे पहले भी मेरे साथ ऐसा होता था कि कभी लड़कियां दोस्त मेरी बनती ही नहीं थी। उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि जब हम शाम को खेलते थे, एक आवाज़ घर के बाहर लगाई जाती थी, खेलने वाले आ जाओ। तो हम सब खेलने के लिए बाहर निकल पड़ते थे। और जब मैं खेलने के लिए जाती थी तो ज़्यादातर जो है लड़कियों के खेल रहते थे, लुका छिपी या फिर रस्सी कूद, ये सब रहता था। तो लुका छिपी में जब मेरी बारी आती थी सबको खोजने की, और मैं ज़ोर ज़ोर से गिनती करती थी कि 1 2 3 4 ज़ोर से आवाज़ लगाकर, तो जितनी भी सहेलियां होती थी वो सब छिप जाती थी अपनी अपनी जगह पर। और जब मैं आश्वस्त हो जाती थी कि सब ठीक से छिप गए हैं, तो मैं चुपचाप अपने घर चली जाती थी और कभी किसी को खोजती नहीं थी। तो बहुत देर छिपे रहने के बाद वो सब बाहर आ जाती, और जब देखती कि मैं हूँ ही नहीं वहाँ पर, तो वो सब अपने अपने घरों को लौट जाती। और अगले दिन वो मुझे देखकर मुंह बिचका लेती और बिल्कुल भी मना कर देती कि ये नहीं आएगी खेल में। तो मैं, भाई जो मुझसे बड़ा भाई था, मैं कोशिश करती कि उसके साथ जाकर खेलूं। तो भाई कहता था कि नहीं नहीं, तुम अपनी सहेलियों के साथ जाकर खेलो, लड़कियां ये खेल नहीं खेलती, कंचे और ये सब। तो मैं उससे छिप कर जो है उसके कंचे वगैरह सब अपने पास छिपा लेती थी और सारा टाइम प्रैक्टिस करती थी निशाना लगाने की कि मैं लड़कों से भी ज़्यादा अच्छा खेल सकती हूँ। और लड़कियाँ तो मुझे भगा ही देती थी। तो जब ऐसे में कोई सहारा नहीं दिखता था कि भाई भी खेलने नहीं दे रहा है और लड़कियां भी जो है अपने साथ नहीं खिला रही, तो हमारे यहाँ जानवर होते थे, भैंस पाली जाती थी। तो उन जानवरों के छोटे छोटे बच्चे जब होते थे, जिन्हें भैंस के बच्चों को कटरा कटरी बोला जाता है, तो उनके गले में हम लोग घंटी बांधा करते थे और तो और उनके नाम भी रखा करते थे।
तो कोई सहारा ना पाकर मैं ज़्यादातर उनसे बातें करती थी। बहुत देर तक मैं बातें करती थी, और सबसे अच्छा यही था कि वो मेरी बातें सुनकर चुपचाप सिर हिलाता रहता, जो भी जानवर का बच्चा होता। और मुझे लगता कि मुझे पूरा पूरा समर्थन मिल रहा है कि भाई ये तो मेरी हर बात को, मैं अपनी सारी व्यथा उससे कह देती कि आज स्कूल में क्या हुआ, या माँ ने खाने में क्या दिया, या सहेलियों ने कैसे भगाया मुझे। तो ये सब जो है वो सिर हिलाकर मुझे समर्थन देता, और मैं बहुत खुश हो जाती कि हाँ चलो, कोई तो मेरा साथी है, बहुत ही प्यारा सा साथी मेरे साथ जो है जुड़ा हुआ है। तो इस तरह का जो है ये बचपन जो है बहुत ही खूबसूरत गांव में मेरा बीता। लेकिन पिताजी ने फिर मुझे शहर भेज दिया, और शहर ने मुझसे, मेरी शिक्षा ने, शहर नहीं बल्कि मेरी शिक्षा ने मुझसे बहुत कुछ छीन लिया। मुझसे मेरा गांव, मेरे संगी साथी, माता पिता सब छीन लिए, और उसी शिक्षा ने फिर मुझे गर्व का अनुभव कराया। और जब मैंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया तो फिर मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि बच्चे नंबरों से खुश नहीं होते। और हमारा उस समय, आज उत्तराखंड अलग है उत्तर प्रदेश से, तो अब हमारा यूपी बोर्ड हुआ करता था, और यूपी बोर्ड में नंबर लाना बहुत टफ़ था, बहुत ही टफ़ था। तो मैंने अपना हाई स्कूल जो था फर्स्ट डिवीज़न से पास किया। तो पिताजी ने जो है पूरे गांव में जाकर इस खुशी को सब लोगों से साझा किया। तो जब मैं उस रिज़ल्ट के बाद जब मैं अपने गांव पहुंची, तो मैं लोगों की नज़रों में अपने लिए इज्जत देख पा रही थी, और मैं महसूस कर रही थी कि मैं वही लड़की थी जो कभी बाल भी नहीं बनाती थी, और कभी तेल नहीं लगाती थी, और मतलब कुछ भी ऐसे भी पहनकर घूम लेती थी गांव में। आज उसके लिए गांव भर में कितनी इज्जत है। तो ये शिक्षा ही है जो आप लोगों के बीच में आज मुझे खींच लाई है, मुझे मेरे बचपन के रोचक संस्मरण सुनाने के लिए। और बहुत सी ऐसी यादें हैं जिन्हें आज भी याद करके कभी आंखें नम हो उठती हैं, तो कभी होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। आज भी जब गांव की बातें करते हैं तो वो पेड़ आँखों के सामने, फलों से लदे हुए पेड़ जो है नाचने लगते हैं। ऐसा लगता है आज भी लपक कर उन पे चढ़ जाओ और खूब सारे फल जो है खाओ। क्योंकि जब भी अमरूद के पेड़ पे चढ़ती थी और बहन नीचे से दिखाती थी कि वो देखो वो लगा है पीला सा अमरूद, और मैं चढ़ जाती थी उस पर, तो मैं उनसे बोलती थी कौन सा, ये वाला, और मैं उसे बाइट कर देती थी और आराम से खाती थी। वो बोलती थी फेंक ना, जल्दी नीचे फेंक। तो मुझे लगता था कि नहीं अभी, अच्छा चलो दूसरा बताओ। तो इस तरह गांव में जो था, सिर्फ यही नहीं कि फलों के पेड़ थे, मतलब सांप और नेवले और इस तरह के भी खूब जो है रेप्टाइल्स रहते थे, और उनके बीच में हम बड़े हुए। एक बार की घटना मुझे याद आ रही है कि माता पिता घर पे नहीं थे और मैं छोटी तो थी, तो एक भाई के साथ मैं अपने खड़ी थी और अचानक एक लंबा सा सांप जो है निकल कर आ गया। और सांप जो है वो अचानक आकर और तंदूर के पीछे, घर के आंगन में एक तंदूर बना हुआ था, उसके पीछे छिप गया। तो मैंने भाई को बोला कि देखना, ये जो सपेरे लोग आते हैं ना, मुझे उनके सारे मंत्र याद हैं, मैं जानती हूँ इस सांप को कैसे बाहर निकालना है। तो मैंने कुछ नमक लिया हाथ में और उस तंदूर के पीछे डाल दिया, और सांप तिलमिला के हम लोगों के पीछे भागा, और मैं भागकर कमरे में चली गई और मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। और भाई जो था वो मेरे पीछे पीछे भाग रहा था, और वो डर कर वहीं गिर गया और बेहोश हो गया। तो बड़ी बहनों ने मुझे बहुत डांटा, बहुत फटकार पड़ी मुझे इसके लिए कि ऐसा नहीं करना था मुझे। और अब जब याद आता है और अपनी गलतियों को, ऐसा लगता है कि काश सुधार पाते। जो उस समय किया, कुछ गलत भी था, कुछ बहुत अच्छा भी था, बहुत खट्टा भी था और मीठा भी था। आज आप सबके साथ साझा करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार।